गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बितान भाग 2 से डायरी के पन्ने चैप्टर का दूसरा भाग व्याख्या का लेकर के उपस्थित हूँ। पहले भाग में आपने एन फ्रैंक, जो इस डायरी के पन्ने चैप्टर की लेखिका, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा तथा एक पैराग्राफ हम लोग एक पेज पढ़ पाए कि क्या है यह चैप्टर, जो कि फ्रांस जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर जो वहाँ का शासक था, उसने यहूदियों पर जो अत्याचार किया था, उस अत्याचार की आक्रांत भयावह दुर्दशा का वर्णन है। यहाँ एक लड़की, 13 साल की लड़की, जो अज्ञातवास में अपने परिवार के साथ रह रही है और उसी अज्ञातवास में अपने साथ बीते हुए समय का वो डायरी में वर्णन करती है, एक अपनी किट्टी नामक गुड़िया से वार्तालाप के रूप में। किट्टी कोई सजीव प्राणी नहीं है, वह एक निर्जीव प्राणी थी। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि 12 जुलाई 1944 रविवार को क्या क्या हुआ ये बता रही थी। कि किस प्रकार से एन फ्रैंक बालकनी में बैठी अलसाई हुई सी पढ़ रही थी कि डोरबेल बजा, उसे शायद सुनाई नहीं दिया। मार्गोट, जो उसकी बड़ी बहन है, वो जाकर के खोलती है दरवाज़ा और फिर आकर के बड़बड़ाती हुई कहती है कि फिर से पापा के लिए बुलावा आ गया ASS कैंप से, यानी कि जहाँ यहूदियों को रखा जाता था बंद, उस कैंप से उसको बुलावा आता है। फुसफुसा रही है और तब तक ये भी आ गई, एन फ्रैंक भी उसके पास। अब दोनों माँ का इंतज़ार कर रही हैं। अपनी माँ चूँकि उस समय मिस्टर वान दान से मिलने गई थी उनके घर, यह पता करने के लिए कि जो हम लोग छिपने की जगह पे 2-4 दिन बाद जाने वाले हैं, वो कल ही क्यों नहीं निकल जाएं, क्योंकि खतरा दिन रात बढ़ता चला जा रहा है। अब ये लोग ये जगह छोड़ करके कहीं और छिपने की तैयारी में हैं। इतनी घबराहट, सस्पेंस, पिताजी का बाहर जाना, उनके लिए संदेशा आना, ये सब कुछ एक डर, एक भय पैदा कर देता है। वहाँ पर मार्गोट को सोचने पर मजबूर कर देता है। दोनों बहनें हैं, बंद रहता है। तब तक डोरबेल बजती है तो एन फ्रैंक कहती है कि माँ ही होगी या हेलो होगा, जो उनके परिवार का ही क्या सदस्य है, उनके मित्र है परिवार का। वो गया था यह कहकर कि मैं फिर वापस आऊँगा। जाती है दौड़ के दरवाज़ा खोलने के लिए तो मार्गोट मना करती कि नहीं रुको, अभी दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन तब तक इन लोगों को आहट मिल चुका था कि उनकी माँ मिस्टर वान दान और हेलो आपस में बात करते हुए आ रहे थे। इतना भय था कि अगर डोरबेल बजे तो डायरेक्ट दरवाज़ा खोलने की अनुमति नहीं थी इन लोगों को, और ये पहले ऊपर से झांक करके देखते थे कि नीचे कौन है, तब उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता था। यहाँ तक हुआ था। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया गया, मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया। वो तीनों लोग जब आए, मिस्टर वान दान, उनकी माँ और हेलो, ये तीनों लोग अंदर चले गए एक रूम में, और इन दोनों बहनों को बाहर कर दिया गया
क्योंकि बच्चों से बात नहीं पचती है। बच्चे अगर कुछ भी सुनेंगे तो जा कर के दूसरों से, अपने दोस्तों से ही बता देंगे या किसी अन्य से बता देंगे कि आज हमारे घर ये होने वाला है, आज हमारे घर ये काम हो रहा है, बच्चे बता देते हैं। तो इसलिए इन दोनों बच्चों को, हालांकि मार्गोट बड़ी थी लेकिन अकेले अगर उसको भेजा जाता एन फ्रैंक को तो वो नहीं जाती। अकेले अगर एन फ्रैंक को भेजा जाता तो वो नहीं जाती कि ये है तो हम भी रहेंगे यहाँ, वही छोटी थी। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वान दान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। जो डोर बेल बजा था और वो ये बड़बड़ा रही थी कि पापा के लिए बुलावा आया है, तो जब ये दोनों बहनें आपस में बैठी तो कही कि जानती हो वो बुलावा पापा के लिए नहीं था, मेरे लिए था। मेरे लिए का मतलब कि उसको और मार्गोट को अलग कमरे में बैठा दिया गया। तो मार्गोट तब वहाँ उसको बताती है कि जो सुबह आया था बुलावा वो पापा के लिए नहीं बल्कि मार्गोट के लिए ही था। मार्गोट इस दूसरे सदमे से तो मैं चीखने लगी। एन फ्रैंक बोली कि ये जो अब घटना मुझे पता चला, अभी तो पापा बाहर थे तो मैं सदमे में थी कि पापा वो भी गए हैं यहूदियों के हॉस्पिटल, घायलों के हॉस्पिटल यहूदियों से मिलने, और उनको फिर बुलाया गया है कैंप में। तो कैंप में जो यहूदियों के साथ यातनाएं दी जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था, वो से वो भयभीत थी। जब उसको ये पता चला कि ये मार्गोट के लिए था संदेशा तो वह और चौंक पड़ी, क्योंकि मार्गोट 16 वर्ष की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते थे। एक 16 वर्ष की किशोरी लड़की, वहाँ पर लड़कियों के साथ यौन अत्याचार किया जाता था। लड़कियों को अकेले ले जाना मतलब कि यौन शोषण उनका होना, उनके साथ दुराचार किया जाता था। लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। माँ कहती कि घबराओ मत तुम लोग, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग उससे पहले छिप लेंगे, उससे पहले ही हम लोग छिप लेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बात हुआ था कि नहीं आज हम लोग या उससे पहले ही बुलावा आने से पहले या उसको पकड़े जाने से पहले हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अज्ञातवास हम कहाँ जाकर छुपेंगे, शहर में, किसी घर में, किसकी परछत्ती पर, कब, कहाँ, कैसे, ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। जो अज्ञातवास का समय था, जगह था, कब, कहाँ, किसी के घर में या किसके परछत्ती यानी कि छत के ऊपर जो छत होता है, और कब कैसे जाएंगे, ये सवाल मैं किसी से पूछ नहीं सकती क्योंकि मुझे कोई बताएगा नहीं, जान देगा, जो जानती थी। लेकिन ये प्रश्न हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा रहे थे, हलचल कर रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू कर दी। उनको आदेश दिया गया कि अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं एक थैले में रख लो। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूसी, जो डायरी पे लिख रही है, इसे जन्मदिन पर मिला था, वो डायरी रखी क्योंकि इसे लिखने का, पढ़ने का शौक़ ज़्यादा था। इसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। इतनी भयभीत थी वहाँ जाने के लिए, क्या होगा, क्या कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पता ही नहीं है। मतलब जो दिख रहा था भर ले रही थी, जो दिख रहा भर ले रहे थे। फिर भी मुझे अफसोस नहीं। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना से में ज़्यादा मायने रखती हैं, यानी यादें जो उसे किसी ने गिफ्ट किया हो या किसी ने उपहार स्वरूप जन्मदिन इत्यादि पर दिया हो, तो करीब वो सब यादें मेरे
कपड़ों से अधिक कीमती हैं, इसलिए उन यादों को वो रखना चाहते थे, उन यादों को वो अपने साथ रखना चाहते थे। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वान दांग चले गए ताकि मिएप को लिवा ला सकें। मिएप इनके ऑफिस में एक वर्कर, क्लीमेन भी वर्कर, उनको फ़ोन किया कि क्या आप शाम को हमसे मिल सकते हैं, कुछ मंगवाना था उसको। मिएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगे। वो ऑफिस की कर्मचारी थी, जब आती थी तब कुछ न कुछ सामान इन लोगों का अपने हैंड बैग में ले करके जाती थी। कोई आप थैला वगैरह नहीं ले जा सकते बड़ा, जिससे किसी को शक हो जाए। आप जो हैंड पर्स लिए हुए हैं उसी में आप जो सामान रख सकें, या जो पहन करके या जो छिपा करके ले जा सकते हैं। आइए सही है, बोली फिर मैं रात को 11 बजे आऊँगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग्स से भरा एक थैला लेकर गई। जूता, मोजा, अंडरवियर, स्टॉकिंग्स यानी वो जो लंबे मोजे होते हैं जो अक्सर लड़कियां पहनती हैं, जो घुटने से ऊपर तक के जो सॉक्स होते हैं उसको स्टॉकिंग्स बोलते हैं, वो एक थैला में भर करके लेके चली गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा सा छा गया। फिर वहाँ सब शांत। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि सब भयभीत हैं। जब भय के मारे किसी को भूख नहीं लग रहा है। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। गर्मी का मौसम था और सारी चीज़ें मानो कि अब ये हमसे छूट जाएंगी, अब इन पे हमारा अधिकार नहीं रह गया। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के लिए विधुर मिस्टर गोल्ड स्मिथ को किराए पर दे रखा था। ऊपर वाला कमरा लगभग 30 साल से एक विधुर जिनकी पत्नी मर गई हो उनको किराए पे दे रखा था गोल्ड स्मिथ। अब तय था कि उसे उस शाम को कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद हमारे कई इशारों के बावजूद वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मतलब कोई काम धंधा नहीं था उनको, लेकिन फिर भी उनके घर के आसपास, बालकनी के आसपास, बरामदे के आसपास मंडरा रहे थे। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, सुन रहे थे, क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, इत्यादि। मिएप और जान गिएज रात 11 बजे आए। ये सब पापा के उनके ऑफिस के कर्मचारी थे। फिर 11 बजे आए और 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। 10-12 साल से उनके साथ काम कर रही थी, इसलिए विश्वसनीय हो गई थी। करीबी दोस्तों मतलब विश्वास उन पर जम गया था। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जान के जेबों में गायब हो रहे थे। वो जो हैंड बैग थे उसी में लेकर के जितना सामान जा सकती हैं, पॉकेट में भर करके जितना जा सकती हैं उतना ही लेकर के जा सकती हैं। वो कोई थैला नहीं है अलग से लेके जा सकते हैं, नहीं तो शक हो जाएगा कि इसमें थैला कहाँ लेके जा रहे हैं। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। आदमी जब भय में होता है, टेंशन में, तनाव में होता है तो थकावट ज़्यादा होती है। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। वो जान गई थी कि कल सुबह जाना है। ये जो मेरा अपना घर है, अपना बेडरूम है, अपना बिस्तर है, इस पे मैं आज आखिरी बार ही सोऊंगी। अब पता नहीं दोबारा आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर के सोना। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। अगली सुबह 5 बजे मार्गोट ने जगाया। 5:30 बज गए थे। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। आज मंडे का दिन, थोड़ी सी मौसम खुशनुमा था। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही।
हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो इस रात फ्रीज में गुजारने जा रहे हैं। अब भाई कपड़े लेके जाना है, बैग ले तो पहन ले, 3-3, 4-4, 5-5 शर्ट पैंट ऊपर से पहन लिए, जैकेट भी पहन लिए। गर्मी के दिन में इतना कपड़ा, जैसे मानो कि हम फ्रीज में रात भर बैठने जा रहे हो, इतना पहन लो कि ठंडा ना लगे। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े कम से कम चले जाए। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से बाहर सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियान अंडरवियर, 2 बनियान जो अंडर बनियान थी, गंजी थी, 2 गंजी पहन ली, 3 पैंटें, 1 ड्रेस और उसके ऊपर 1 स्कर्ट, 1 जैकेट, 1 बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, 1 कैप, 1 स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ और पहन रखा था। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कपड़ा वो पहन ली है। 3 पैंट, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर मोजे भी, 2 मोजा है, जैकेट भी और 1 बरसाती रेनकोट भी, और उसके ऊपर कैप भी लगाई, फिर स्कार्फ भी बांध लिए। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे एन कैसा लग रहा है तुम्हें। एकदम दम घुट रहा था, इतना गर्मी अब इतना ज़्यादा पहन ली। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि एन तुमको कैसा लग रहा है। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली और वह अपनी साइकिल लेने चली गई, और फिर वह मीएफ की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी। अगर इन लोग पता होता कि पापा के ऑफिस में जा रहे हैं तो हो सकता था कि शायद किसी से बता दे, लेकिन इसे नहीं बताया गया था और ये वहीं जा रहे थे। इसे पता नहीं था, ये आगे आगे मीएफ जा रही थी, पीछे पीछे इन्होंने अपना जा रही थी, ऐसे कि नहीं हम देख नहीं रहे हैं। 7:30 बजे, क्योंकि वो हम मुझे अभी भी तक नहीं पता था हम कहाँ जाना है। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुझे ही एकमात्र ऐसे जीवित प्राणी थे। 7:30 बजे सुबह का ही दरवाज़ा बंद किया, जिससे मुझे गुड बाय कहना था। एक वहाँ व्यक्ति था, मूर्तिजय। हमने गोल्ड स्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ जाना था। एक पत्र लिख करके गोल्ड स्मिथ के लिए डाल दिया कि उनके घर एक पालतू बिल्ली थी, अब उसको कहाँ ले जाएगा, अपने ही पीछा छुड़ाना बड़ा भारी है, अपने ही भोजन मिल पाना भारी है, बिल्ली को कहाँ से लेके जाएंगे। भाई इसको पड़ोसियों के यहाँ छोड़ दीजिएगा। अगर ये लोग छोड़ने जाते तो ज़रूर पूछते कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। पड़ोसी पूछते कहाँ जा रहे हैं आप, तो अब वो लेकर चला जाओ तो उनको खुद नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज़ पर रखा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती है कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो सामान वहाँ पड़ा हुआ था उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि हम बहुत हड़बड़ी में जा रहे थे, लेकिन हम कोई प्रभाव वहाँ नहीं जमाना चाहते थे। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखते थे। बाकी कल तुम्हारी है। आज के लिए इतना ही, शेष अब अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।